So in unit number 4, today's topics are requirement analysis. Just एक slide में हम इसे cover करेंगे. Then introduction to SRS document, and who is going to use SRS documents, that is who are the users of SRS document. SRS document को कौन use करेगा, ठीक है? And in the next lecture we will cover characteristics of a good SRS document. Okay, so let us start one by one. देखिए, as you already know कि क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल में जो दूसरा फेज रहता है रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन वाला, उसके ऊपर ये पूरा चैप्टर है, राइट? और उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जो हम वन बाय वन कवर कर रहे हैं. और आपको मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है व्हाट इज द इनपुट टू दिस सेकंड फेज. इनपुट इज जो भी आपने फिजिबिलिटी स्टडी की हुई है, दैट इज द इनपुट बेसिकली. एंड व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सेकंड फेज, दैट इज द रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन फेज ऑफ क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल, वो है SRS डॉक्यूमेंट. तो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक शुरू खत्म. सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का नाम लेते ही SRS डॉक्यूमेंट आपके माइंड में एकदम से आ जाना चाहिए. तो इस पे 3 डिफरेंट टॉपिक हैं. ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन है, होता क्या है, और ये दोनों बड़े क्वेश्चन आ सकते हैं 10 मार्क्स के. हु आर द यूजर्स, कौन इसको यूज करेगा इस डॉक्यूमेंट को, ठीक है? एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड SRS डॉक्यूमेंट. ओके, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन. Let me remove my camera. Okay, so I hope the presentation is visible to you. Please, CR, is it visible? Yes, anyone? Is this screen visible to you? No? Yes, sir. Yes, sir. Okay. ठीक है, मुझे लग रहा है अभी उठे नहीं है काफी लोग. Okay, so let us start today's topic. So first we will cover requirements analysis. ठीक है, देखिए ये जो सेकंड फेज है क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल को अगर हम रेफरेंस में लें, ठीक है, तो उसका जो सेकंड फेज होता है उसमें 2 चीजें रहती हैं बेसिकली. एक होता है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एंड एनालिसिस, और दूसरा होता है उसकी डॉक्यूमेंटेशन. तो अभी हम पहली वाली एक्टिविटी पे हैं बेसिकली, ठीक है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस पे. रिक्वायरमेंट एनालिसिस कब शुरू होगा, जब रिक्वायरमेंट्स की आपकी जो आपने गैदर कर ली है सारी, जब सारी रिक्वायरमेंट्स आपने इकट्ठी कर ली है, उसके बाद रिक्वायरमेंट्स की एनालिसिस होती है. ओके, तो वो कौन करेगा? सिस्टम एनालिस्ट. एक जॉब प्रोफाइल रहता है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अगर आप जॉब प्रोफाइल ढूंढेंगे, देयर आर वेरियस जॉब प्रोफाइल्स, तो एक उनमें से रहती है सिस्टम एनालिस्ट. ठीक है, सिस्टम एनालिस्ट का क्या काम होता है, जो भी रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी की हुई है, ठीक है, उसको वो एनालाइज करेगा. ठीक है, तो कब एनालाइज करेगा? जब वो सारी इकट्ठी हो चुकी हैं. वही यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, इन सिंपल लाइंस, सिंपल वर्ड्स, आफ्टर रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग इज कंप्लीट. तब क्या होगा? द सिस्टम सॉरी द एनालिस्ट एनालाइजेस. सिस्टम एनालिस्ट रहता है, एक पर्सन होगा वो, ये ठीक है, और वो क्या करेगा? एनालाइज करेगा. किसे? द गैदर्ड रिक्वायरमेंट्स, जो इकट्ठी की हुई हमने रिक्वायरमेंट्स, उसको वो एनालाइज करेगा. किस लिए? व्हाई? टू रिमूव एनी प्रॉब्लम्स इन द गैदर्ड रिक्वायरमेंट्स. जो भी हमने अभी सारी रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी की हुई है इससे पहले वाली एक्टिविटी में, सेकंड फेज में, ओके, उसमें कुछ प्रॉब्लम ना रह जाए, उसको रिमूव करने के लिए सिस्टम एनालिस्ट एनालाइज करेगा उन इकट्ठी की हुई रिक्वायरमेंट्स. वेरी सिंपल, ठीक है. सो तो उसका गोल क्या होगा? व्हाट इज द गोल ऑफ रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस? वेरी सिंपल, द गोल ऑफ रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस इज टू फिल्टर करना. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, चाय आपने बनाई, आपने फिल्टर किया, आपको लगा कुछ और उसमें कप में चला गया, आप कप से फिर से उसको फिल्टर करके दूसरे कप में डालोगे चाय. ठीक है, फिल्टर दैट्स ओके. द गोल ऑफ द रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस इज टू फिल्टर करेंगे हम किसे? द गैदर्ड रिक्वायरमेंट्स. इसलिए टू रिमूव ऑल एम्बिग्यूटीज. एम्बिग्यूटीज क्या होता है? अस्पष्टता.
स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है, कोई चीज क्लियर नहीं है तो उस चीज को ये हटाएगा। एम्बिग्यूटीज, डुप्लीकेसीज, कुछ भी मान लीजिए इसका मीनिंग आप, ओके। या दूसरा इनकम्प्लीटनेस, वो कंप्लीट नहीं है जो रिक्वायरमेंट्स आपने की इकट्ठी, ठीक है। कई बार कुछ निकल जाती है माइंड से, वो हम इकट्ठा नहीं कर पाते, ठीक है। बाद में सिस्टम एनालिस्ट का वो काम होता है, एक तो एम्बिग्यूटीज को रिमूव करना, ठीक है, कैसे फिल्टरिंग करके, या इनकम्प्लीटनेस ढूंढना कि कोई चीज रह ना गई हो, क्योंकि हम पीछे नहीं मुड़ पाएंगे, क्योंकि आपको पता है पानी ऊपर से एक बार नीचे गिर गया वाटरफॉल मॉडल में, वी कैन नॉट गो बैक, द वाटर कैन नॉट गो बैक, ओके। तो इसलिए हम पहले से ही बिल्कुल सिस्टमेटिकली चलेंगे, दैट इज सिस्टम एनालिसिस। जो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की हुई है, रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी की हुई है, उसको फिल्टर करेगा, इसलिए एम्बिग्यूटीज को रिमूव करने के लिए, इनकम्प्लीटनेस को रिमूव करने के लिए, एंड इनकंसिस्टेंसीज को रिमूव करने के लिए। इनकंसिस्टेंसीज होता है बेसिकली डुप्लीकेसी, ये अपने आरडीबीएमएस में भी ये वर्ड पढ़ा होगा, इनकंसिस्टेंसी, ठीक है। डुप्लीकेसी, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, बार बार एक चीज में से क्या फायदा, ओके। आफ्टर दिस, जब ये हो जाएगा, वी ऑब्टेन अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर टू बी डेवलप्ड। वही हम चाहते हैं, वही हमारा टारगेट है कि जो भी हमने सॉफ्टवेयर बनाना है उसका हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ना ही कोई कंफ्यूजन होना चाहिए, किसी तरह की एम्बिग्यूटीज नहीं होनी चाहिए, इनकम्प्लीटनेस नहीं होनी चाहिए, और इनकंसिस्टेंसीज नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो सिस्टम एनालिस्ट रखा है हमने, वो सारी गैदर की हुई इंफॉर्मेशन को फिल्टर करेगा। बस रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस में बच्चों आपने इतना ही करना है। नेक्स्ट इज SRS डॉक्यूमेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। पूरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में स्टार्टिंग में एक तो वो वाटरफॉल मॉडल रहेगा, क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल, दूसरा ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अभी अपीयर हो रहा है वो है SRS डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज द आउटपुट ऑफ द सेकंड फेज। जब सेकंड फेज कंप्लीट हो जाएगा, कैसे लगेगा पता, कि वही SRS डॉक्यूमेंट हमारा रेडी हो जाएगा, ओके। तो क्या होता है SRS डॉक्यूमेंट, एक स्लाइड में हम लिखेंगे पहले। After the requirements gathering and requirements analysis activities are complete, okay, देखिए सेकंड फेज में क्लासिकल वाटरफॉल जो मॉडल था उसमें सेकंड एक्टिविटी क्या थी, रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस एंड सॉरी रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो पहली वाली एक्टिविटी जब कंप्लीट हो जाती है, दैट मींस आपने रिक्वायरमेंट को इकट्ठा कर लिया है, आपने उनको एनालाइज कर लिया है, ठीक है। तब क्या करेंगे, सिस्टम एनालिस्ट क्या करेगा, द एनालिस्ट स्टार्ट्स टू सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज द डॉक्यूमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ ए डॉक्यूमेंट। जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट्स फिल्टर होकर निकली हुई हैं, उसका वो एक डॉक्यूमेंट बनाना शुरू करेगा। रिटन फॉर्म में होता है ये डॉक्यूमेंट, ठीक है, टाइप किया होगा प्रॉपर उसमें। उस डॉक्यूमेंट को हम क्या नाम देते हैं, वंस अगेन द नेम SRS डॉक्यूमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी भी फ्यूचर में अगर कोई डिस्प्यूट्स होते हैं डेवलपर और यूजर के बीच में, कस्टमर के बीच में, वेरियस स्टेक होल्डर के बीच में, तो SRS डॉक्यूमेंट ही जो है जो को ही रेफरेंस मान के हम चलते हैं, ठीक है। वहीं से सारे डिस्प्यूट जो सारी लड़ाई झगड़े जो सॉल्व होते हैं। अगर कस्टमर ने कहा कि आपने ये फीचर नहीं डाले, हम सीधा उससे दिखाएंगे SRS डॉक्यूमेंट, आप बताइए आपने कब कहा था ये, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, जैसे आगे लिखा है, द SRS डॉक्यूमेंट कंटेन ऑल द यूजर रिक्वायरमेंट्स इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्म। एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म होगा, पहले से एक फॉर्म बना पड़ा होगा, ठीक है। उसमें लिखा होगा कि कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है, ये सारी स्ट्रक्चर। अच्छा, अमंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग SDLC, ठीक है। देखिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, SDLC चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट टॉपिक, ठीक है। उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट बनते हैं, काफी ज्यादा बनते हैं, ठीक है। तो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो है SRS डॉक्यूमेंट। अगले चैप्टर में आप देखोगे एक और डॉक्यूमेंट आपको सुनने में मिलेगा, लेकिन अभी तक आपने SRS डॉक्यूमेंट को ही सुना होगा। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड ऑथर क्या लिख रहा है इसे, दिस इज द टफेस्ट टू राइट, सबसे टफ होता है इसको राइट करना, ओके। द SRS इज एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, फिर से वही लाइन, इंपॉर्टेंट है, टफ है, ठीक है, इस तरह से। एंड मस्ट बी अंडरस्टूड बाय द डेवलपर टीम एंड द कस्टमर। ये आई अगली बात, एक तो वो इंपॉर्टेंट है, सबसे टफ है, दूसरा
ये अच्छे से समझ आना चाहिए किसे, जो डेवलपर की आपने टीम रखी हुई है, जो डेवलपिंग करेंगे, जो कोडिंग करेंगे, राइट, टेस्टिंग करेंगे। तो दूसरा कस्टमर को भी आपको समझाना है, ये चीजें करेंगे आपने भी, फाइनल कर दो, बाद में नहीं बोलना, लाइक दैट। जैसे लास्ट में लिखा है ऑल फ्यूचर डिस्प्यूट, अगर भविष्य में अगर कोई झगड़े होते हैं, फ्यूचर डिस्प्यूट्स, ओके, इफ एनी, अगर होते हैं तो बिटवीन कस्टमर एंड डेवलपर, कस्टमर और डेवलपर के बीच फ्यूचर में कोई भी झगड़े होते हैं, दे कैन बी सेटल्ड बाय एग्जामिनिंग द एसआरएस डॉक्यूमेंट। तो एसआरएस डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करके वो जो सेटल किए जा सकते हैं, सॉल्व किए जा सकते हैं, ओके। बस, तो दो टॉपिक हमारे हो गए आज के, रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड सेकंड एसआरएस डॉक्यूमेंट। आप देखिए यहां से बड़ा क्वेश्चन है बच्चों, अब आपको आएगा, ठीक है। इट इज अबाउट, दो टॉपिक हम करेंगे, एक अभी, एक फोर्थ लेक्चर में। फर्स्ट इज यूजर्स ऑफ एसआरएस डॉक्यूमेंट, कौन यूज करेगा इस डॉक्यूमेंट को, किसके लिए बना रहे हैं हम। देयर आर वेरियस कैटेगरीज ऑफ यूजर्स, ठीक है, जो इसे यूज करने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वही, लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट पीपल नीड द एसआरएस डॉक्यूमेंट फॉर वेरी डिफरेंट पर्पसेस। बहुत सारे लोग एसआरएस डॉक्यूमेंट को यूज करेंगे और उन सभी का अपना अपना पर्पस हो सकता है उसको यूज करने का, ठीक है। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कैटेगरीज ऑफ यूजर्स ऑफ द एसआरएस डॉक्यूमेंट आर, कुछ एक कैटेगरी, कुछ एक नहीं, मोस्टली यही कैटेगरी होती है, राइट। कुछ एक कैटेगरी जो यहाँ लिखी हुई है, जो यूजर्स की हैं, वो जो एसआरएस डॉक्यूमेंट को यूज करेंगी, वो कौन कौन सी हैं। यूजर्स, कस्टमर्स एंड मार्केटिंग पर्सनल, software developers, test engineers, user documentation writers, project manager, and sixth is maintenance engineer. यस, म्यूट करिए, किसी का माइक ऑन रहेगा। यस, शशांक सकलानी, you have to mute yourself. Okay, I'm removing it. अगर कोई डिफिकल्टी तो फिर से ज्वाइन करिएगा। ओके, सो दीज आर द वेरियस कैटेगरी ऑफ यूजर्स जो कि एसआरएस डॉक्यूमेंट को यूज करने वाली है, ठीक है। तो वन बाय वन इनको आपने पहले तो याद करने हैं, इनके नाम कौन कौन है, फिर एक एक पैराग्राफ इनके बारे में हम देखेंगे। फर्स्ट इज यूजर्स, कस्टमर्स एंड मार्केटिंग पर्सनल। ये कौन है, दीज यूजर रेफर टू द एसआरएस डॉक्यूमेंट। ये यूजर जो होते हैं, तीन कैटेगरी लिखी है, यूजर्स हो गए, कस्टमर हो गए और मार्केटिंग पर्सनल, ठीक है। ये किस लिए यूज करेंगे एसआरएस डॉक्यूमेंट को, टू एंश्योर दैट द सिस्टम एज डिपिक्टेड इन एसआरएस डॉक्यूमेंट विल मीट देयर नीड्स। वो इस बात को एंश्योर करने की कोशिश करेंगे, इसको देखने के बाद, कि जो आपने सिस्टम यूजर को जो आपने सिस्टम एसआरएस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, क्या वो उनकी जरूरतें पूरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उनके अकॉर्डिंग है कि नहीं है, ठीक है। ये हुई यूजर और कस्टमर, जिन्होंने यूज करना है, या कस्टमर है जिसके लिए आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, ठीक है। वो भी तो देखेंगे उस एसआरएस डॉक्यूमेंट को, सो दैट आप वो देख पाएंगे, यार आपने तो ये फीचर लिखी नहीं, ये तो हमने कही थी, ठीक है। या फिर उनको एक फीचर समझ नहीं आ रही है, भाई ये फीचर क्या डाल दिया आपने, ये हमें समझ नहीं आ रही है, समझाओ इसे, ओके। तो लास्ट कैटेगरी होती है इसमें मार्केटिंग पर्सनल। अरे देखो, सॉफ्टवेयर बन जाएगा लेकिन उसकी मार्केटिंग भी तो करनी होती है, ठीक है। ये अलग ब्रांच रहती है एम्प्लॉइज की, एमबीए इसमें रखे होते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जिन्होंने किया होता है, ठीक है। जनरली वो लोग होते हैं ये, ठीक है, जो कि मार्केटिंग पर्सनल, जो कि मार्केटिंग करेंगे आपके सॉफ्टवेयर में। उनको भी जब घर घर जाके या फिर ऑनलाइन यूट्यूब पे या कहीं पे भी जब वो अपने प्रोडक्ट को बेचने के बारे में बताएंगे, तो उनको भी तो फीचर पता होनी चाहिए, ये फीचर है भाई हमारे सॉफ्टवेयर में, आपने लेना है तो लो, इतने पैसे लगेंगे, इस तरह से। तो मार्केटिंग पर्सनल जो हुए, पर्सन मीन्स एम्प्लॉय, स्पेलिंग का ध्यान रखना आपने, पर्सनल, एन यहाँ पे डबल होगा, ई आई, पर्सनल एम्प्लॉइज होगा, पर्सन नहीं है, दिस इज पर्सनल एम्प्लॉइज। तो जो मार्केटिंग पर्सनल हो गए, उनको भी एसआरएस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए सो दैट उनको एक्सप्लेन करना है कस्टमर को। समझाती बार आते हैं ना कई बार घर घर पे डेमो देने, ये पुस्तक ले लो, ये बुक ले लो, आप देखो पूरा पता होता है उस बुक के बारे में, या कोई प्रोडक्ट बेचने वाले आते हैं, वो होते हैं ये। तो उनको भी एसआरएस डॉक्यूमेंट का की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मेन फीचर का उनको पता होना चाहिए। सेकंड
कैटेगरी ऑफ यूजर ऑफ एसआरएस डॉक्यूमेंट इज सॉफ्टवेयर डेवलपर। अरे भाई जिन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलप करना है उनके लिए तो सबसे जरूरी है ये, ठीक है। वो बस प्रोग्रामर होते हैं, वो अपनी सीट पे बैठेंगे, वो एसआरएस डॉक्यूमेंट को सामने रखेंगे और वो देखेंगे कि अच्छा ये फीचर डालनी है, अच्छा ये मुझे करना पड़ेगा, और वो कोडिंग शुरू करेंगे। SRS डॉक्यूमेंट इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर, जिन्होंने डेवलप करना है सॉफ्टवेयर। अभी डेवलप नहीं हुआ है, अभी तो हम जस्ट सेकंड फेज में हैं। थर्ड और फोर्थ फेज में जब सॉफ्टवेयर डेवलपर के पास ये एसआरएस डॉक्यूमेंट पहुंचेगा तब वो अपना काम शुरू करेंगे, ठीक है। सो दीज यूजर रेफर टू द एसआरएस डॉक्यूमेंट टू इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट करना उन्हें, एसआरएस डॉक्यूमेंट सामने रखा हुआ, उसमें 10 फीचर लिखी हुई है, उसको वो इम्प्लीमेंट करेंगे, कोडिंग लिखेंगे उसके लिए, ठीक है, द सिस्टम। एंड टू मेक श्योर, और ये भी वो श्योर करते हैं दैट दे आर डेवलपिंग एग्जैक्टली व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर। और इस बात का भी वो ध्यान रखते हैं कि जो चीज वो कोडिंग कर रहे हैं, जिस चीज को आप डेवलप कर रहे हैं, वही एग्जैक्टली कस्टमर ने चाही थी। ऐसा नहीं कि आप कोडिंग में इतना व्यस्त हो गए और वो अंदर ही घुस गए और लूप के अंदर लूप कुछ और ही आपने बना दिया। नो, ओके। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर को ये भी ध्यान में रखनी होती है बात कि कस्टमर के अकॉर्डिंग ही हम ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ओके। तो उन सारी बातों के लिए उसे एसआरएस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। थर्ड इज टेस्ट इंजीनियर। टेस्ट इंजीनियर क्या होते हैं? जो टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग किसकी? ऐसा नहीं कि वो पेचकस लेके, नट बोल्ट लेके, प्लास लेके टेस्टिंग, नो, ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होती है बच्चों। लास्ट चैप्टर इज ऑल अबाउट टेस्टिंग। मैं आपको सिलेबस सिखाता हूँ। चैप्टर में आप देखोगे, चैप्टर नंबर 7 में, दिस इज वेरी इजी चैप्टर, जितना आपका सिलेबस में है, ये अभी 2-3 लेक्चर का ये काम है और इस तक आपने पहुंचना है, ठीक है। हौसला रखना थोड़ा, ऐसा नहीं कि ऊपर ही थक गए। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज वेरी इजी चैप्टर एज पर एज द थ्योरी इज कंसर्न, ओके, जो आपके सिलेबस में है। तो यहाँ पे जो टेस्टिंग कौन करेगा, उनको हम, उन इंजीनियर्स को हम बोलते हैं टेस्टिंग इंजीनियर्स, ठीक है। तो उनके लिए भी एसआरएस डॉक्यूमेंट जो है इज वेरी इंपॉर्टेंट। किस लिए? क्योंकि उन्हें ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें, दे हैव टू राइट टेस्ट केसेस। ये क्या चीजें होती हैं टेस्ट केसेस? ये लास्ट चैप्टर में बच्चों आपको पता रहेगा और आप देखोगे ये तो बहुत जरूरी काम है, टेस्ट केसेस, ठीक है। बस इतना याद रखिए कि टेस्ट इंजीनियर भी कोई चीज है जो कि लास्ट चैप्टर में आएगा, उसके बारे में हम वहां पे पढ़ेंगे, ओके। फोर्थ इज यूजर डॉक्यूमेंटेशन राइटर्स। यूजर के लिए जो हम डॉक्यूमेंटेशन लास्ट में लाएंगे, देखिए एसआरएस डॉक्यूमेंट तो एक डॉक्यूमेंट है ही है, लेकिन जब पूरा सॉफ्टवेयर आपका बन जाएगा उसका भी एक डॉक्यूमेंट बनता है, उसका भी एक डॉक्यूमेंट बनता है कि ये फीचर है, इसमें फाइल पे जाके ये मिलेगा आपको, इस मेन्यू पे जाके ये मिलेगा आपको, ये सारी चीजें लिखी होती है, ठीक है। वो मैनुअल बनता है, तो उसको भी लिखने वाले यूजर होते हैं। इस तरह की जॉब्स भी लगती हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ओके। तो उन यूजर को हम बोलते हैं यूजर डॉक्यूमेंटेशन राइटर, जो डॉक्यूमेंटेशन लिखते हैं। जैसे आप पाइथन में करते हैं ना, फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया, सॉरी क्या करते थे, हैश, हाँ हैश लगाते थे हम कमांड लिखने के लिए। तो इस तरह से वो कोडिंग के अंदर तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो आपको पूरा सॉफ्टवेयर बनेगा उसकी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। ये फीचर क्या करेगी, या अगर आपने ये वाला काम करना है तो आप क्या क्या स्टेप लेंगे, लॉगिन करेंगे, अगर नया यूजर बनाना तो क्या क्या स्टेप फॉलो करेंगे, ठीक है। तो वो होंगे, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, यूजर डॉक्यूमेंटेशन राइटर। फिफ्थ कैटेगरी ऑफ यूजर इज प्रोजेक्ट मैनेजर। अब ये एक सीनियर एम्प्लॉय होगा, मैनेजर होगा एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का, जो कि देखिए एक कंपनी में एक ही सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं हो रहा होता, कई तरह के सॉफ्टवेयर चले होते हैं, तो अलग अलग सॉफ्टवेयर के अलग अलग मैनेजर होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग प्रोजेक्ट्स बोलते हैं बेसिकली उसको, सॉफ्टवेयर नहीं कहूंगा, जब तक वो पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हो जाए वो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट नहीं बनता। सो these users refer to the SRS document। किस लिए चाहिए उनको SRS डॉक्यूमेंट? टू एस्टिमेट कॉस्ट। और देखो सेकंड के बाद हमने जो थर्ड चैप्टर पढ़ा था उसमें एस्टिमेशन की हमने बात की थी। 4 डिफरेंट जो हमने कॉमन पैरामीटर देखे थे, साइज था और एफर्ट था, कॉस्ट था, ड्यूरेशन था। उसको कौन कैलकुलेट करेगा? ये है वो प्रोजेक्ट मैनेजर, इसका काम होता है। तो उसको भी क्या चाहिए? एसआरएस डॉक्यूमेंट चाहिए, जिससे वो इन वेरियस पैरामीटर को कैलकुलेट कर सके, एस्टिमेट निकाल सके। इसलिए एक तो कॉस्ट निकालना बहुत जरूरी होता है, आपने कस्टमर को बताना कितने पैसे लगेंगे, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 1000, जो भी आपको लग रहा है, ठीक है। तो उसके लिए एसआरएस डॉक्यूमेंट से हम उस कॉस्ट को निकालने की कोशिश करेंगे। दूसरा, प्रोजेक्ट मैनेजर को एसआरएस डॉक्यूमेंट क्यों चाहिए? क्योंकि उन्होंने प्लानिंग भी तो करनी है, प्लान द प्रोजेक्ट। भाई अच्छा 1 महीने, अगले 6 महीने ये वाले एम्प्लॉय यहाँ काम करेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ गया है, पैसे भी आ गए हैं, आधे पैसे दे दिए हैं,
यूजर ने, इस तरह तो प्लानिंग करनी होती है, शेड्यूलिंग करनी होती है सारी रिसोर्सेज की, एम्प्लॉयज की भी, डेवलपर की भी, टेस्ट इंजीनियर्स की भी, और सारे जितने भी है पर्सनल है। ओके, तो प्रोजेक्ट मैनेजर ये काम करता है। तो इसलिए प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए भी SRS डॉक्यूमेंट जो है बहुत जरूरी होता है। एंड 6 इज मेंटेनेंस इंजीनियर्स। मेंटेनेंस इंजीनियर ये कौन से इंजीनियर होते हैं? जो कि मेंटेनेंस करते हैं। वेरी सिंपल। अब मेंटेनेंस की जरूरत हमें क्यों पड़ रही है? व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय मेंटेनेंस? देखिए, जब एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बन जाता है तो वो 100% ठीक नहीं होता है, उसमें कई तरह की कमियां होती हैं। या फिर इससे और हटके बात करिए कि यूजर ने कहा कि जब आपने यूजर को सॉफ्टवेयर डिलीवर कर दिया तो यूजर ने कहा कि यार थोड़े ना इसमें ये वाली चीज इंप्रूव कर दो, ये हमें थोड़ी और फीचर डालनी है, ठीक है, ये वाली फीचर और ऐड कर दो इसमें। तो उसके लिए या फिर बहुत क्विकली कई तरह के बग्स वहां पे निकल के आते हैं, कई तरह की प्रोग्रामिंग मिस्टेक हुई होती है जब आपने सॉफ्टवेयर डिलीवर कर दिया हो तब भी, ठीक है। इसलिए मेंटेनेंस इंजीनियर को ऐसा डॉक्यूमेंट चाहिए, फिर वो देखेंगे कि अच्छा ये फीचर कही थी, अच्छा ये डल गई है, तो इसमें प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए उस SRS डॉक्यूमेंट की हेल्प ले सकते हैं। क्योंकि उनको भी क्लियर नॉलेज होना चाहिए पूरे पूरे सॉफ्टवेयर का कि उसकी फंक्शनैलिटीज क्या क्या है और उसकी वर्किंग क्या है, सो दैट टू अंडरस्टैंड द डिजाइन एंड द कोड। डिजाइनिंग और कोडिंग में उनको भी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। वही यहाँ लिखा है these user refer to SRS document इसलिए to understand the functionalities supported by the system। जो आप सिस्टम बना रहे हो, डेवलप कर रहे हो, उसकी क्या फंक्शनलिटी रहेगी, उसको समझने के लिए SRS डॉक्यूमेंट की उनको जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि एक क्लियर नॉलेज ऑफ दी फंक्शनैलिटीज कैन हेल्प देम टू अंडरस्टैंड डिजाइन एंड कोड। अगर उनको SRS डॉक्यूमेंट का पूरा नॉलेज नहीं होगा तो वो सट्टे से ही वहां पे काम कर रहे हैं मेंटेनेंस। अगर उनको पूरा पता होगा तो एकदम से वो बग्स को रिमूव कर सकते हैं, एकदम से वो पूरे उनके माइंड में क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी कि इस सॉफ्टवेयर का फंक्शन क्या है, ठीक है। वो किस लिए उनके लिए हेल्पफुल होगा? सो दैट कोई मॉडिफिकेशन अगर आपने बाद में करनी है उस सॉफ्टवेयर में तो उसके लिए इस SRS डॉक्यूमेंट की अंडरस्टैंडिंग होना उनके लिए बहुत जरूरी है। ओके, सो इतना ही आपको ये, आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो इजी है टॉपिक, ऐसा ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। Let me stop here and take your feedback.